देखो हम वीपीटी की बात कर रहे थे, वीपीटी किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। और वीपीटी के अनुसार हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संकरण आकृति, उसकी प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें संकरण की बात करते हैं तो केंद्रीय धातु की हमें ऑक्सीडेशन अंश का क्या होना पता होना चाहिए। तो वही निकाल रहे हैं। इसका x -1 होता है तो कितने 6 -6 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आवेश कितना है -4। सही है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए तरफ जाएगा तो प्लस का 6 -4, तो x इक्वल टू कितना प्लस। यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। सही है। अब देखना ये लो सर, आयरन +2। सही है। आयरन +2 है, इसका मतलब अगर मैं आयरन का, देखो ध्यान से, आयरन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो क्या रहता है 3d6 4s रहता है कि नहीं रहता है, देखना भैया। ओके, 1 2 3 4 5 6 और एक और। सही। अब देखो आयरन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस, तो ये लो भैया आयरन +2 और +2 में जाएगा तो यहाँ से S वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो खाली कर दो भैया। कितने दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो D के तो वो 6 के 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। सही है। S का ये सब खाली कर दिया। अब S के अलावा और S के अलावा 4pp होगा और यहाँ पे खाली होगा, आपको पता है ये लो 4, ये 4 है। ऑर्बिटल भैया समझना है, दिमाग लगा, बीबीटी पूरा खेल इसी पे चलेगा। ठीक है। 4p खाली। ओके देन ये 4p वाला। अब आयरन में यहाँ +2 में तो S के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइनाइड लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। अब लिगेंड की प्रकृति बताओ सर कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, डिफाइन करेगा कैसे। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो वो क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या कर देता है, साइनाइड होता है वो होता है एक प्रबल लिगेंड होता है। लिगेंड की प्रकृति पर डिपेंड करता है भैया। अगर साइनाइड प्रबल लिगेंड होता है तो ये लिगेंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों में क्या करा देगा, कपलिंग करा देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। सही है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कपलिंग होगी तो ध्यान से आयरन +2 कैसा हो जाएगा, अब +2। ठीक है, 2 1 2, ये एक था और यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे ये 2, ये एक था यहां से जाकर इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे 2। अब इसके पास दो रिक्त डी कक्षक खाली हो चुके हैं, ये रहा 4s वाला और ये रहा 4p वाला। सही है। कितने यहाँ पे साइनाइड जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए। तो क्या करते हैं ये साइनाइड लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। और पहले ही मैंने बात बताया था कि लिगेंड हमेशा लुईस सार की भांति व्यवहार करता है और केंद्र को क्या देता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखो केंद्रीय धातु के पास रिक्त कक्षक उपस्थित है। अगर रिक्त कक्षक उपस्थित, इसका मतलब क्या होगा, ये जो साइनाइड के जो लिगेंड है एक साइनाइड यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा। सही है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे ये वाला साइनाइड यहाँ पे अपना लोन पेयर दे रहा है, एक कितने हैं 6 है, ये दूसरा इस कक्षक में देगा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा और ये छठवा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 साइनाइड 6 रिक्त कक्षकों में अपने लोन पेयर दे रहा है। अरे दे रहा है नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है देखना एक बार।
आयन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हटा दो, यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ से हटा दो, खाली हो गए कक्षक। अब देखो डी के 1 2, एस के 1 और पी के 1 2 3, साइनाइड कितने जुड़े हुए 6, तो 6 के 6 साइनाइड इन्हें रिक्त कक्षकों में क्या दे देंगे, अपने ब्रोंकेट दे देंगे। सही है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, बी के कितने कक्षक काम में आ रहे हैं, 2, तो यहां लिख लो D2, लिख दिया। एस का कितना आ रहा है 1, तो D2S, और पी का कितने आ रहे हैं 3, तो D2sp3। संकरण कौन सा हो गया इसका, D2sp3 संकरण हो गया है। ऑर्बिटल क्या होते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग होते हैं बेटा, और मिक्सिंग होने का संकरण कौन सा होता है, D2sp3। दोस्तों डी के काम आ रहे हैं, एस का काम आ रहा है, और पी के कितने काम आ रहे हैं, 3 कक्षक काम आ रहे हैं, इसलिए इसका संकरण कौन सा होता है, D2sp3 संकरण होता है। ये पहला आ गया पॉइंट, कौन सा, संकरण वाला। ऐसे आपको संकरण निकालना सही है। दूसरा, आकृति की बात की, आकृति मैंने वैसे पहले बता, लेकिन एक बार फिर से मैं संकरण के हिसाब से आकृति बताने जा रहा हूं। जब n बराबर 3 हो, मतलब अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 3 हो तो संकरण होता है sp2, n बराबर 4 हो तो होता है sp3, n बराबर 5 हो तो क्या होता है sp3d, n बराबर 6 हो, 6 का मतलब 6 लिगेंड जुड़े हो तो संकरण होता है sp3d2। यहाँ पे D2sp3 प्राप्त हो रहा है। D का मतलब पहले कौन से आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो D2sp3, n की जितनी संख्या होगी उसका मतलब हो गया वहां पे s कक्षक उतने क्या कर रहे हैं, लिगेंड के साथ अप्रोच कर रहे हैं। सही। अब ये ध्यान से देखना, ये भाई थोड़ा सा मैंने VBT के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको आकृति के बारे में बता रहा हूँ, आकृति बाद में, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में बता देता हूँ। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ भैया, जैसे ही इसने साइनाइड ने यहाँ पे केंद्रीय धातु के साथ अप्रोच किया तो क्या इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या, देखो डबल डबल डबल, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। युग्मित होने के क्या ये चुंबकीय प्रदर्शित करेगा, नहीं, चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है जब इसके पास क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो कैसा हो गया ये, प्रतिचुंबकीय, कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। सही है। दूसरी बात, इसका चुंबकीय आघूर्ण, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे n बराबर हो जाएगी, अगर n बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 0 हो रही है, 2 तो इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 मिनट आती है। हेलो, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा हूं कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही चुंबकीय प्रकृति मतलब अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय जो होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसा आएगा, 0 आएगा, क्योंकि n बराबर यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो जो उसका प्रतिचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, जो केंद्रीय धातु या उपादान जो
कोऑर्डिनेट कंपाउंड में केंद्रीय धातु के पास अगर अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसी प्रकार की प्रदर्शित करेगा भैया, प्रतिचुंबकीय, और उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक आपको क्या समझ में आ चुका होगा, सही है। अब आगे की तरफ मूव करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपके ये आया होगा कि सर एक तो पर्पल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं। इसमें बात करता हूँ आपके, ये साइनाइड तो सर पर्पल लिगेंड हो गया, लेकिन इसी की जगह अगर क्लोराइड होता तो क्या होता, वो दुर्बल होता। दुर्बल होता तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कपलिंग नहीं करा पाता। अगर इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग नहीं कराता था एक बी के 3 फिर डी के अगले वाले कक्षक के डी के 2 कक्षक काम में आते हैं, तो इसका संगठन sp3d2, ये d2 काम में नहीं आता इस कक्षक वाला, क्योंकि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता। वो आगे की बात है, यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं एक बार आकृति करता हूं कि आकृति को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखो जैसे अगर n बराबर 3 हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब 3 लिगेंड जुड़े हुए केंद्रीय धातु से, तो संकरण कौन सा प्राप्त होगा हमें, अगर sp2 प्राप्त होता है, अगर हमें संकरण sp2 प्राप्त होता है तो जो ज्यामिति प्राप्त होती है या फिर जो आकृति प्राप्त होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय। कैसी होती है, त्रिकोणीय। मतलब ये रहा केंद्रीय धातु और इसके साथ 3 लिगेंड, 1 2, इस स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। कब आपको संकरण का कौन सा होता है, जब sp2 संकरण प्राप्त होता है तो ज्योमेट्री कैसे प्राप्त होती है, में त्रिकोणीय होती है, सही। अगले अगर n बराबर 4 हो तो संकरण दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। एक तो प्राप्त हो सकता है हमें dsp और एक प्राप्त हो सकता है हमें sp, सही है। अगर संकरण sp2, देखो भैया कितने कक्षक काम में आ रहे हैं, d का एक, s का एक, कितने 2, तो टोटल यहाँ पे कक्षक कितने, 4 कक्षक, तो n बराबर 4। यहाँ पे देख लो s का एक और b के कितने 3, तो टोटल कितने हो गए 4, तो n बराबर 4। अगर संकरण dsp2 आपको प्राप्त हो रहा है तो हमें जो ज्योमेट्री प्राप्त होगी वो होगी वर्गाकार। कैसी होगी, वर्गाकार। और 3 प्राप्त होती है तो sp3 तो हमने इसमें मेथड में भी पाई थी, कैसी होती है, चतुष्फलकीय। तो sp3 के लिए जो ज्योमेट्री प्राप्त होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय, ठीक है। और की जो स्ट्रक्चर होती है वो केंद्रीय धातु के साथ एक वर्ग में लिगेंड 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 ऐसी सी ज्योमेट्री प्राप्त होती है, सही है भैया। ये हो गई वर्गाकार। और चतुष्फलकीय हमको पता है लिगेंड, ये केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड कुछ चतुष्फलक में कैसे जुड़े हुए हैं, एक एक को डिफाइन किया था कितना बॉन्ड एंगल होता है इनका, कितना नहीं होता है, सही है। और n बराबर अगर 5 हो, मतलब 5 कक्षक केंद्रीय धातु के उपयोग में आ रहे हैं तो संकरण कौन सा हो सकता है, या तो हो सकता है sp3d, ठीक है, या फिर हो सकता है dsp3। अगर sp3d कक्षक भाग ले रहे हैं, अगर s का 1, p के 3, d का 1, टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसकी जो ज्योमेट्री प्राप्त होगी वो कैसी होगी, इसके लिए मैंने आपको बताया था त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय मतलब क्या हो गया, ये केंद्रीय धातु, इधर की तरफ देखना,
त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड में स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है। ये रहा केंद्रीय धातु, इसके लिगेंड त्रिकोण के रूप में। आगे ये हो गए त्रिकोण और द्वीप पिरामिड, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, 1 2 3 4 5 और इसके पास 5 भी प्रतिशत खाली है, एक पी के 3 और डी का 1, सही। अगला n बराबर 5 के लिए अगला संकरण हो सकता है DSP3, इस बार डी पहले, ठीक है। के लिए जो ज्योमेट्री प्राप्त होती है वो होती है वर्गाकार, ठीक है, पिरामिडीय, द्वीप पिरामिडीय नहीं, वर्गाकार पिरामिडीय। मतलब ये रहा सर वर्ग, केंद्रीय धातु के साथ एक लिगेंड, दो लिगेंड, 3 और 4 बन गया। और ये रहा एक लिगेंड पिरामिड में, सिंगल पिरामिड है यहाँ पे। तो ये वर्गाकार पिरामिडीय स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जब संकरण कौन सा होता है, DSP3 होता है। ऑर्बिटल काउंट कर लिया करो, डी का 1 दे रखा है, एस का भी 1 दे रखा है, पी के कितने दे रखे, 3 दे रखे हैं, टोटल कक्षकों की संख्या 5 हो गई। तो इसके लिए हमको दो प्रकार की ज्योमेट्री प्राप्त होती है। ये कुछ हमने ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया। अगला, अगर n बराबर 6 हो तो ये लो n इक्वल टू 6, तो यहाँ पे संकट कौन सा हो सकता है, या तो D2S3, काउंट कर लो, D के S का 1, P के कितने हो गए 6, या फिर SP3, सही है। और दोनों प्रकार की जो संरचनाएं होती है उसमें जो हमें ज्योमेट्री की जो आकृति प्राप्त होती है या जो शेप होती है वो मोस्टली कैसी होती है, वर्गाकार द्वीप पिरामिडीय है। कैसी होती है, वर्गाकार द्वीप पिरामिडीय, जिसे हमने क्या बोला, अष्टफलकीय। देखो ये केंद्रीय धातु, इसके साथ लिगेंड लिगेंड और लिगेंड, 2 3 4 जुड़ गए, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, 6 हो गए। और हमने इसको मिलाया था ऐसे, याद, और इसको मिलाया था ऐसे, अष्टफलक का होता नहीं होता। तो n बराबर 6, दो प्रकार का संकरण प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें एक ही, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय प्राप्त होती। तो ये कुछ ज्योमेट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताई है, आकृतियां इनकी बताई है, यह आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अरे कुछ भी नहीं है, लिगेंड 3 जुड़े हुए होते हैं, फिर 4 जुड़े होते हैं तो या तो वर्गाकार बनेगा या फिर चतुष्फलक, 5 है तो त्रिकोणीय द्वीप पिरामिडीय है, वर्गाकार के साथ एक ऊपर की तरफ वर्गाकार पिरामिड, ठीक है तो अष्टफलकीय बनेगी। इतना सा तो है। के बारे में बता दें कि जो संकरण प्राप्त होता है तो उसकी आकृति हमें ऐसी होती है, सही है। अब मैं आपको दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बारे में कुछ दिखाएंगे, सही है। तो ये भैया आपको आगे की तरफ मूव करते हैं। जो भैया पढ़ाया उसको पढ़ा करो करते, केमिस्ट्री अगर आप 1 घंटा रेगुलर पढ़ोगे ना कंटिन्यू रहेगी, अगर 2 पढ़ोगे ना किसी चैप्टर को तो गारंटी है हिलेगी भी नहीं आप, इसलिए रेगुलरिटी रखा करो। जो पढ़ाया है उस क्लास के जैसे आपकी क्लास ऑफ होती है ऑनलाइन के साथ 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको रिपीट किया करो, ताकि वो कंटिन्यू आपकी क्या रहती है, चलती रहती है, सही। ये हमने ज्योमेट्रीज की बात कर ली थी, इसकी बात कर ली थी, सही। आगे सर दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बारे में हमें बताइए। तो मैं आपको एक छोटी सी अपने यहाँ पे सिलेबस में मोस्टली तो 3D श्रेणी के साथ, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए गए, सही है।
अब 3D श्रेणी में अगर जो केंद्रीय धातु है, सेंट्रल एटम है, सही है। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे है और जोर से बोलो। और ये ओम प्रकाश क्या कर रहे हैं? साइनाइड लिख सकते हैं क्या? और क्या? देखो साइनाइड को साइनो कब बोलते हैं? जब लिगेंड कैसा हो, ऋणात्मक हो। मैंने एक बार फिर से बता रहा हूं कि उदासीन और धनात्मक जब लिगेंड होते हैं तो जैसे उसका नाम होता है वैसा का हो जाता है। लेकिन जब ऋणात्मक लिगेंड की बात होती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? केंद्रीय धातु के अंत में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो 8 लगाते हैं, और ऋणात्मक लिगेंड के अंत में O लगा देते हैं, I8 को हटा के। जैसे क्लोराइड को हटा के क्या लगाया था? क्लोरो। ब्रोमाइड को हटा के ब्रोमो। साइनाइड में आइड हटा के क्या? साइन। जब भी ऋणात्मक लिगेंड की बात होती है तो अंत में क्या लगा देते हैं? O लगा देते हैं। भैया इतने धीरे धीरे तो चल रहा हूं, और क्या धीरे धीरे चल रहा हूं? फिर तो ऐसे धीरे धीरे सेंट्रल एटम श्रेणी से हो, जिसके जिंक के बीच हो, तो फिर ऐसे में तो क्या है, ये एक ही चैप्टर होने वाला है। फिर पूरा फोकस यहाँ पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 3D श्रेणी का सेंट्रल एटम है स्कैंडियम से लेके जिंक के बीच का, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ग्रेटर देन हो किसकी तुलना में? +3। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से ज्यादा हो। ध्यान से देख लेना पहले, अगर केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से ज्यादा हो तो क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है? चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का क्या करवाना? युग्मन करवाना। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का मान 3 या इक्वल 3 से क्या हो? कम हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज नहीं करना है, नोट चेंज। ये भैया आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि 3D श्रेणी में अगर केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक +3 होता है या उससे ज्यादा होता है +3 से, तो क्या होना कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। लेकिन वही ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 से कम हो तो उसमें हम लिगेंड की प्रकृति देखेंगे। लिगेंड की प्रकृति का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के बारे में, थोड़ा सा आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर वीक लिगेंड की बात करता हूं, दुर्बल लिगेंड की बात करता हूं और एक बात करता हूं प्रबल या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में ये याद रखना है क्या कि जो दुर्बल लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाता है। बस लाइन में अगर लिगेंड दुर्बल है तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाएगा, ठीक है। और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दुर्बल लिगेंड में हेलोजन फैमिली है, क्लोराइड माइनस,
एक बार वापस आ जाओ रे, टाइम हो गया है, तुरंत आ जाओ।